नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली टॉपिक्स में हम बातचीत करते हैं इस पूरे हफ्ते के बाजार को लेकर और सिचुएशंस को लेकर, किस तरह के हालात हैं और उस हालात के बाद अब आपकी रणनीति क्या हो, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अलग अलग जानकारों से। इस हफ्ते भी हमारे साथ जानकार मौजूद रहेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इस हफ्ते का जरा बाजार देख लेते हैं कि ये हफ्ते का बाजार थोड़ा ज़्यादा सीवियर रहा है, खास तौर से ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स के लिए बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली कहीं ज़्यादा आते हुए दिखाई पड़ी। तो पहले कुछ नंबर्स देख लेते हैं। वीकली आधार पर अगर देखा जाए तो सेंसेक्स निफ्टी तो महज 2% के आसपास ही टूटे हैं। ये महज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जब आप निफ्टी बैंक तक पहुंचेंगे तो 2.5% के आसपास की गिरावट थी, मिड कैप तक पहुंचेंगे तो 4.5% की गिरावट थी, लेकिन स्मॉल कैप तक आते आते करीब 5.5-6% के आसपास तक की गिरावट आपको दिखाई पड़ेगी। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली का दौर कहीं ज़्यादा था कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के। इसीलिए इस हफ्ते सबसे ज़्यादा बिकवाली वहीं आई जहां सबसे ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर है। मिसाल के तौर पे रियल्टी 9.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ तो दिखाई पड़ी। पीएसयू करीब 9% के आसपास की बिकवाली यहाँ देखने को मिली। मीडिया और पीएसयू बैंक 8 से लेकर 8.5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े और मेटल इंडेक्स करीब 7% टूटा। जहाँ ज़्यादा लार्ज कैप है, मिसाल तौर पे आईटी, वो महज 1% के आसपास टूटता हुआ दिखाई पड़ा। सबसे ज़्यादा बिकवाली पीएसयूज़ में रही, तो उसमें नाल्को ऐसे नाम थे जो कि मिड कैप में बहुत टूटे, 16-17% तक वाइप आउट हो गए। और पीएसयूज़ में ही स्मॉल कैप में से राइट्स जैसे शेयर जो कि करीब 17% के आसपास वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े। तो एक हेवी सेल ऑफ मार्केट ने देखा इस पूरे हफ्ते में, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। और ज़्यादा जो टफ सिचुएशन थी वो टफ सिचुएशन बनी मिड कैप स्मॉल कैप के बाज़ारों के लिए। अब इस हफ्ते के बाद अब आपकी रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत कर लेते हैं। दोनों जानकार मौजूद हैं हमारे साथ। गौरांग सर भी हैं और साथ साथ नरेंद्र सोलंकी सर भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर भी और साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल पिक्स पर भी। कोशिश की है इस बारी कि हम मिड कैप नॉन स्मॉल कैप इसमें ही रहने की कोशिश करें कि वहाँ ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी। गौरांग सर नमस्कार, नरेंद्र सर नमस्कार, आप दोनों को ही स्वागत है कार्यक्रम में। तो पहले तो गौरांग सर मार्केट्स पे एक टेक, क्योंकि बाजार में फ्रंट लाइन इंडेक्स तो थोड़ा बहुत हल्का हुआ लेकिन ज़्यादा सीवियर पेन हमने छोटे मझौले शेयरों में देखा। कितना पेन बाकी है अभी, और शुरुआत है, आगे और बाकी देखने को मिलेगा, क्या करा जाए अभी? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो इतिहास रहा है सुमित, जब कभी भी मझौले छोटे और बहुत ही छोटे सूचकांक या शेयरों में बिकवाली आती है तो इसी प्रकार का रुझान रहता है, छोटे छोटे निवेशकों को निकलने का मौका नहीं मिलता है। तो और जब आप इन क्षेत्र से जुड़े हुए कंपनियों में निवेश करते हैं तो निवेश करने से पहले आपको ये निश्चित रूप से तय करना चाहिए कि क्या आपके पास उतनी जोखिम झेलने की क्षमता है या नहीं है। अगर नहीं है तो दिग्गजों में ध्यान दें, भले कम क्वांटिटी में कम मात्रा में शेयर खरीदे लेकिन अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे। और अगर आपको फिलहाल वहां पर जाना ही है तो फिर आपको किसी भी तरह की शिकायत नहीं करनी। और ये भी वास्तविकता है, जब आप ये पूरी सूची बता रहे थे क्षेत्र के आधार पर, सूचकांक के आधार पर सुमित, तो पिछले 6 महीने 12 महीनों में, यानी कि साल भर में पिछले अगर आप देखने जाए तो इन सब कंपनियों में 50, 100, 150, 200 गुना इजाफा भी हुआ है। तो अगर 15-20% का करेक्शन भी आता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे ख्याल से किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात हम बोल रहे हैं कि हम सर्वोच्च स्तर के आसपास है सुमित और चुनाव सर पर खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से उठापटक जो है, जैसे जैसे हम चुनाव के तारीख की घोषणा मेरे ख्याल से कल होगी और जैसे जैसे वो दिन नजदीक आएंगे ये उठापटक और बढ़ेगी जब तक निर्णायक तरीके से चुनाव के नतीजों की घोषणा नहीं हो जाती और हमें स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। तो अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, मुनाफा मिल रहा है, तो मुनाफा समेट करके साइड पे बैठ जाइए। नतीजे आने के बाद फिर से बाजार में आइए, तब शायद आपको 10-15% ऊपर खरीदने मिलेगा, लेकिन आपके पास मेरे ख्याल से पारदर्शिता होगी और एक नजरिया होगा लंबी अवधि के लिए। और अगर आप जोखिम झेल सकते हैं, बने रहे, उठापटक में बहुत सारे मौके आएंगे आपको निवेश करने के लिए। तो सिचुएशन तो है, हाँ थोड़ी प्रेशर ज़रूर है मार्केट में, लेकिन ये बात सही है कि जब जब बाजार में ज़ोरदार तेज़ी आई है तो उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग बनती भी है। तो ये प्रॉफिट टेकिंग का हिस्सा है। अच्छे स्टॉक्स नीचे के लेवल पे चुनिए और उसका हिस्सा बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। नरेंद्र सर, आप भी मानते हो क्या कि थोड़ा बहुत तो रहेगा मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग अभी, और रेंज बाउंड ही शायद इंडेक्स रहे, लेकिन ओवर हीटेड स्पेस थोड़ा हल्का होगा और जहाँ वैल्यू मिल रही है वहाँ पर एंटर किया जा सकता है? जी गुड इवनिंग सुमित जी।
जी बिल्कुल, जिस हिसाब से करेक्शन हमने देखी है तो वॉलेटिलिटीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू रहेंगी मार्केट्स में। जिस हिसाब के अभी हम लोग इलेक्शन सीजन में एंटर कर रहे हैं, प्लस ग्लोबली भी हम देख रहे हैं जिस हिसाब से कमेंट्स वापस से रशिया यूक्रेन वहाँ पे थोड़ा सा गर्माहट दिखती है, तो थोड़ा वॉलेटाइल सीजन रह सकता है नेक्स्ट 2-3 वीक्स। और मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में जो हमने करेक्शन देखी है तो उससे काफी, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो कुछ हद तक डेफिनेटली वैल्यूएशन में कमी आई है, तो एक वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हमको देखने को मिलेंगी आगे आने वाले दिनों में। और क्योंकि ऑब्वियसली एक हाई रिस्क की स्पेस है, तो इसमें छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अपना गोल लेके बेशक होके चलना पड़ेगा कि आपको उनसे रिटर्न कितना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल टॉप या बॉटम टाइम नहीं कर सकते। तो आपका एक जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो अगर मीट होता है तो आपको जब ये स्टॉक्स जब चल रहे होते हैं उसी समय एग्जिट करना होता है, वरना आप जब ये गिरना स्टार्ट होगा तो आपको एग्जिट नहीं मिलता है बहुत सारे स्टॉक्स में, बिकॉज सबका लगभग मार्केट का यही एक्सपेक्टेशन होता है कि हम पहले निकले। तो आपको स्ट्रेटेजी और गोल लेके चलना पड़ेगा कि हमारी एंट्री क्या होगी और हमको कितना मैक्सिमम रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, वो मीट होने पे आपको निकलना पड़ेगा और दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली आने वाले कुछ टाइम में वॉलेटाइल रह सकता है और कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट इस तरह से। तो वोलेटिलिटी तो रहेगी, ये बात तो सही है, लेकिन सही समय पर जितना आपने पहले से आकलन करके रखा है अपने टारगेट्स को, उनको आप निकालिए और अच्छे अच्छे स्टॉक के साथ बने रहिए, ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। अब अच्छे अच्छे स्टॉक्स की बात हो रही है, शुरुआत कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की भी। तो गौरांग सर, आज रिक्वेस्ट की थी हमने आपसे कि आप छोटे मझौले शेयरों में ही सीमित रहें, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोगों को तकलीफ है, जहाँ ज़्यादा लोगों को वैल्यू दिख रही है। सो क्या करना चाहिए? पहला नाम आपकी तरफ से। कसौटी पर खड़ा करना तो आपकी आदत पड़ चुकी है और हमें भी आदत पड़ चुकी है। अभी जब कभी भी ऐसा माहौल होता है तो हम भी प्रयास करते हैं सुमित के अच्छे बुनियादी तर्क के आधार पर। तो एक छोटी कंपनी है स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स की, स्मॉल कैप कंपनी जिसे हम कहते हैं, विनती ऑर्गेनिक्स। काफी सारे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स तो है ही इनके पास, लेकिन दो स्पेशलिटी केमिकल्स में इनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्केट शेयर एक में 70% है, दूसरे में 80% है। और अगर आप तुलना भी करें तो स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स की जो क्षेत्र के आधार पर भी और कंपनी के आधार पर भी रुझान जिस प्रकार से बाजार का था उससे थोड़ा बहुत विपरीत था। और विनती ऑर्गेनिक्स इसमें ऐसी कंपनी है जिसमें एक बहुत ही दायरेबंद और सीमित कारोबार देखा है, जहां पर कामकाज कर रहा है करीबन 1580 के आसपास। हमें लग रहा है कि अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है और अगर आप 18 महीने 16 महीने या 18 महीने निवेशित रह सकते हैं, आप अपना समय दे सकते हैं, तो करीबन 1850 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए। और तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने कुछ टिप्पणियां दी थी अपनी विस्तार योजनाओं को लेकर के और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर के, तो ये कुछ सकारात्मक सा अंदेशा दे रहे थे। तो विनती ऑर्गेनिक्स बहुत समय से चला भी नहीं, एक दायरे के अंदर कामकाज भी कर रहा है और वैल्यू वाइज भी थोड़ा बेटर हुआ है पहले कंपैरिजन में, तो आप खरीदारी कर सकते हैं 1850 के टारगेट्स के लिए। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से पहला नाम। जी, हमारा पहला नाम लार्ज कैप स्पेस से रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक है। इसको आप खरीद के चल सकते हैं, 1234 का टारगेट है। और बैंक की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो स्टेबल परफॉर्मेंस है, हेल्दी लोन बुक का ग्रोथ दिखा है बैंक ने, खासकर रिटेल और एसएमई स्पेस में। और जो एनआईओ कंप्रेशन भी जो एक्सपेक्टेड था वो कम हुआ है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से। और जो कॉस्ट ऑफ रिटेल डिपॉजिट है वो भी काफी स्टेबल है। तो एसेट क्वालिटी भी देखें तो काफी स्टेबल है और आउटलुक जो उसमें हमको फेवरेबल दिख रहा है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए। तो इसमें डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। हमारा टारगेट है 1234। तो बैंक से आईसीआईसीआई बैंक डे हाई के आसपास तो वैसे ही बंद हुआ, लेकिन अदरवाइज भी अगर आप लॉन्ग साइड पे जाना चाहते हैं तो 1234 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। गौरांग सर, दूसरा नाम मिड कैप स्पेस से। दूसरा नाम मिड कैप स्पेस से होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, आप कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंस, आप कह सकते हैं एमएफसीज कर सकते हैं इसको। वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। और ये क्षेत्र जो है वो मेरे ख्याल से काफी उभरता हुआ क्षेत्र होगा आने वाले समय में, जिस प्रकार से सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है एसएमईज एमएसएमईज को, छोटे कारोबारियों को। और सबसे अच्छी बात यह है सुमित के इनके जो ऋण की साइज होती है, जो मात्रा होती है, वो बहुत छोटी होती है। इससे क्या होता है कि इनके खाते में ग्रॉस और नेट एनपीए इतने बड़े बड़े नहीं आते हैं और प्रोविजनिंग को लेकर के भी इतनी कोई चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि इनकी रिकवरी रेट प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट की जो होती है औसत
माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की या फिर स्मॉल फाइनेंस कंपनीज की, वो करीबन 90% के पार होती है। तो ये सभी समीकरण और ऋण की मांग हमें लग रहा है सुमित के धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, और जिस प्रकार से हमारा जो भारतवर्ष है वो आगे बढ़ रहा है, तो ऋण तो सभी को लगेगा, लोन्स विल डेफिनेटली बी इन डिमांड। तो लोन बुक ग्रोथ भी होगी, मुनाफा भी बढ़ेगा, मार्जिन भी बढ़ेंगे। लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं तो करीबन 1570-1580 तक के लक्ष्य, 1570-1580 तक के लक्ष्य क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में निर्धारित किए। तो 1570-1580 तक के टारगेट्स के लिए आप क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को भी लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। ये दूसरा नाम है। तो एक लार्ज कैप हो गया नरेंद्र सर की तरफ से, 2 मिड कैप हो गए गौरांग सर की तरफ से। नरेंद्र सर, कोई मिड कैप? जी बिल्कुल, हमारा जो अगला स्टॉक है वो मिड कैप स्पेस से ही है। कंपनी का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, और कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो इंडस्ट्रियल्स में है कंपनी, एक्टिव मोटर्स के स्पेस में है, रेलवेज में है, और कंपनी की ऑर्डर्स की भी काफी अच्छी हेल्दी है। और अगर आप ओवरऑल मैक्रो की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है मेक इन इंडिया और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, तो यहाँ पे आपको पावर सिस्टम्स, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर्स हो, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो, ये सब आपको इंडस्ट्रियल्स में कंज्यूम होने ही वाले हैं, और इनमें काफी अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहने ही वाली है। दूसरा जो एक रीसेंट अनाउंसमेंट कंपनी का आया है वो आया है सेमीकंडक्टर स्पेस में, जहाँ पे कंपनी एज ए फॉस्फेट प्रोवाइडर एक प्लांट लगाएगी गुजरात में, जो कि एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है कंपनी की, जो कि काफी अच्छा फायदा देने वाली है। तो इसमें आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। हमारा इसमें जो टारगेट प्राइस है वो 545 रुपीज है। तो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है, और एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी के बाद अब अपने आप को होल्ड कर रही है, धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है, और अब सेमीकंडक्टर कारोबार में भी एक्सपैंड करते हुए। तो 545 के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। 4 स्टॉक पे बातचीत हो चुकी है, 2 स्टॉक पे चर्चा करना बाकी है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और दोनों जानकारों से उन स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते के बाजार में, और इस पूरे हफ्ते के बाजार में जहां बहुत ज़्यादा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है फ्रंटलाइन इंडेक्स में, तो लेकिन उसके कहीं ज़्यादा बिकवाली थी जितने आप छोटे कैपिटल में जाएंगे, यानी कि मिड कैप में, उससे ज़्यादा स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, और धीरे धीरे आप एसएमई साइड जाएंगे तो और ज़्यादा बिकवाली दिखेगी। तो इस बिकवाली में रणनीति क्या हो, और साथ ही साथ कौन कौन से स्टॉक्स पे हम बातचीत कर रहे हैं, मतलब आप दांव लगा सकते हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। गौरांग सर, नरेंद्र सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो नरेंद्र सर, आपकी तरफ से अब वो तीसरा नाम कौन सा रहेगा? जी, हमारा जो तीसरा नाम है वो भी इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ही है। कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, और कंपनी का जो बिजनेस है वो डक्टाइल आयरन पाइप्स है, डक्टाइल आयरन फिटिंग्स है, कास्टिंग्स है आयरन पाइप्स की, और इनका जो यूजेज है वो काफी वास्ट है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, सीवेज के अंदर काफी यूज होता है, बिल्डिंग्स के अंदर काफी यूज होता है, और कंपनी के जो प्लांट्स है वो भी वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो इसमें हमको इसकी जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी हेल्दी है, और आगे आने वाले जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, खासकर बड़ी सिटीज के लिए, टियर 1 टियर 2 सिटीज के लिए, चाहे वो सैनिटेशन के अंदर हो, चाहे वो सीवरेज के लिए हो, चाहे वो डिसैलिनेशन प्लांट्स के लिए हो, वो काफी सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है। तो डेफिनेटली मैक्रोस काफी फेवरेबल है कंपनी के लिए, तो इसमें बाय रह के लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। इसमें हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 185 रुपीज है। ओके, तो 185 के टारगेट्स के लिए आप इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग इसके ऊपर दांव लगा सकते हैं, अगर आप कोई तीसरा मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो। गौरांग सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? तो तीसरा नाम सुमित होगा, ऑटो एंसेलरी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है उनो मिंडा। ये कंपनी की प्राथमिकता ऐसे तो काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाने में है, लेकिन ज्यादातर इनका मार्केट शेयर स्विचेस, हॉर्न्स और लाइट्स में है, और स्विच में तो इनका मार्केट शेयर करीबन 70% के आसपास का है। तो जिस प्रकार से नए लॉन्चेस हो रहे हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, या फिर हाई ग्रेड कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह, ट्रैक्टर इक्विपमेंट्स जो भी है, एग्री इक्विपमेंट्स, वहां पर ये ज्यादातर स्थानीय मार्केट में तो करती है, एक्सपोर्ट मार्केट भी काफी अच्छा है। नतीजों जो अब तक हमने देखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। तो एक तो न्यू ऑर्डर मार्केट काफी सक्षम है, दूसरा है रिप्लेसमेंट मार्केट, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स खरीदने की कोशिश करते हैं लोग, अगर कुछ पुर्जा खराब हो जाता है तो वो मार्केट भी काफी दुरुस्त है। इनपुट कॉस्ट, कच्चे माल को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या थी, जिससे पिछले साल शुद्ध मुनाफे के मार्जिन पे थोड़े बहुत दबाव देखने मिले थे, लेकिन अब वहां पर परिस्थिति सुधर चुकी है। लंबी अवधि के लिए करीबन 800 रुपए के लक्ष्य हमने निर्धारित किए है उनो मिंडा। 800 रुपए के टारगेट्स के लिए आप उनो मिंडा पे बेट कर सकते हैं।
तो 6 स्टॉक हो चुके हैं, लेकिन जाने से पहले एक सेक्टर पे बात करना ज़रूरी है। तो नरेंद्र सर, एक बारी राय दीजिए अपनी PSU स्पेस पे। ये पूरा स्पेस इस पूरे हफ्ते बहुत टूटा है, खास तौर से जितनी छोटी मझौली कंपनियां हैं वो सब। तो जो एक तरफा तेज़ी थी वो थोड़ी स्टीम अब फिजल आउट हुई है, या पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है, या अभी बने रहे इंटैक्ट? क्या करें यहाँ पर? जी, डेफिनेटली पिक एंड चूज करने की जरूरत है। लास्ट टाइम भी हमारी इस सेक्टर पे बात हुई थी, तो डेफिनेटली PSUs कंपनीज में टर्न अराउंड आया है। और जिस हिसाब से उनकी हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस हुआ करती थी, जहाँ पे आपको मिस डिलेड परफॉर्मेंस दिखाई देती थी, प्रोजेक्ट डिलेज दिखाई देते थे, मैनेजमेंट का जो फाइनेंशियल अलोकेशन है वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई देता था, उस हिसाब से मार्केट्स उनकी जो वैल्यूएशन है वो डिस्काउंट पे करता था उनके प्राइवेट पीयर्स के मुकाबले। लेकिन लास्ट 2-3 साल में हमने देखा है कि वहाँ पे उनकी जो इंटरनल परफॉर्मेंस है, चाहे वो ऑपरेशनल हो या फिर उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, काफी इंप्रूव हुई है। तो डेफिनेटली जो पी रेटिंग थी वो मार्केट ने दिखाया हमको, उसी का नतीजा हमको मिला PSU में रैली आने का। लेकिन उस रैली के पीछे पीछे अभी भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जो अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स रन अप हमको देखने को मिले, और उसी का नतीजा हमको देखा कि प्रॉफिट बुकिंग जब इनके अंदर आई तो काफी सीवियर प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन यहाँ पे जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं, जिनकी परफॉर्मेंस शुरू से बेहतरीन रही है, और हमारा इसे मानना है कि जो प्लेटफॉर्म बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड PSU कंपनीज है वो अभी भी बेहतर करती रहेंगी, और उनमें आप रह सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक जब भी डिक्लाइन मिले तो आप निवेश कर सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जैसे बनाते रहिए, लेकिन हाँ, बहुत पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत यहाँ पर है। गौरांग सर, इसी का दूसरा पहलू है OMCs। चुनाव सामने है, PSU भी है, चले भी हैं, और टूटे भी आज बुरी तरह हैं। तो इसको कैसे रीड करें अब? 2 महीने पहले 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की बात आई थी सूत्रों के द्वारा। 10 रुपया, माफ कीजिएगा, 10 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल में कटौती आने वाली थी, और 10 रुपया प्रति लीटर डीजल में। 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। कल देर शाम, आज सुबह स्पष्टीकरण आया 2 रुपए प्रति लीटर, और संभावना ये है सुमित के शायद और एक कटौती आ सकती है। ये हमारा मानना है, ये हमारी विचारधारा है। और आज हमने टिप्पणियां भी सुनी इंडियन ऑयल के तरफ से, मैनेजमेंट के तरफ से, कि ये कटौती के बाद कोई बहुत बड़ा नुकसान इनके शुद्ध मुनाफे के ऊपर होगा, इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। अब आज से लेकर के चुनाव के पहले तक, जब तक कोड ऑफ कंडक्ट निर्णायक तरीके से स्पष्ट रूप से लागू नहीं हो जाता, अगर सरकार और एक कटौती करती है तो शायद तब परिस्थिति क्या है और कितनी कटौती आती है वो देखना जरूरी होगा। लेकिन आज जो कटौती आई है उससे बहुत बड़ा परिवर्तन नतीजों में होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, ऐसा हमें नहीं लग रहा है। आज के तारीख में भी तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हमारी खरीदारी की राय है। तो यहाँ पर माहौल थोड़ा सा टर्मोइल भरा है, लेकिन अदरवाइज सिचुएशन में उतना कोई ख़राब हालात नहीं है। ये ज़रूरी थे पूछने, इसलिए इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी समझी गई। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर आपका भी, और नरेंद्र सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और सभी शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए। एक बार जरा क्विक रैप कर लेते हैं। नरेंद्र सर की तरफ से जो नाम बताए गए, पहले गौरांग सर के नाम है। विनाती ऑर्गेनिक्स, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं 1850 के टारगेट्स के लिए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण दूसरा नाम है 1570 के टारगेट्स के लिए, और उनो मिंडा ये तीसरा नाम है जिसको आप 800 रुपये के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। और दूसरी तरफ ICICI बैंक से शुरुआत की नरेंद्र सर ने करीब 1234 के टारगेट्स के लिए। CG पावर, इस पर आप लॉन्ग जा सकते हैं 525 रुपये के, 545 के टारगेट्स के लिए। और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, यहाँ पर आप 185 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। तो बाजार में थोड़ी बिकवाली भरा ये हफ्ता जरूर रहा, लेकिन पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है, और ध्यान संभल कर सही स्टॉक के साथ अपने निवेश को आप बरकरार रख सकते हैं। सभी जानकारों की राय है। इसी के साथ अब वीकली टॉपिक्स को ये समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।